क्या था, क्या है और कैसा बनने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि मुझे जीवन में क्या हासिल करना है, मतलब मेरा भविष्य क्या है। तो भारत का भविष्य क्या होगा, तो वो समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि अभी हम कहाँ पर है, अभी हमारी स्थिति क्या है। वो हम भली भांति जानते हैं कि आज भारत देश कहाँ पर है, लेकिन इसके लिए हमारा पूर्व क्या था, भूत क्या, हम कैसे थे, उसका भी परिचय होना जरूरी है, ताकि उससे हमें नई ऊर्जा, एनर्जी मिलेगी और सीखने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे भारत देश जो था, जो एक अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, जिसका डंका पूरे दुनिया में बजता था, और ऐसा समृद्ध भारत, मजबूत भारत था, और आज वो किसी न किसी वजह से उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ते गई। तो हम देखेंगे कि ये इतना अच्छा भारत, इतना अखंड भारत किस वजह से बना। हम देखेंगे कि ये जो भारत है इसकी मजबूती है गांव से, और ये गांव ही जो है वही हमारे भारत को इतना मजबूत बनाए हैं कि करीब 90% ऑफ द टाइम, करीब 90% हमारे भारत की इकोनॉमी जो थी वो सबसे ज्यादा थी, वो सबसे ज्यादा इसमें उसका योगदान था। और इसी तरह से हम अगर देखें तो हमारे जीडीपी में करीब 25 से 30% भागीदारी हमारे भारत की थी। इतना मजबूत भारत जिसने सालों से 90% टाइम अपना योगदान सबसे ज्यादा हमारे इकोनॉमी में दिया है, विश्व के इकोनॉमी में दिया है। तो अब हम देखेंगे कि जो भारत 25 से 30% अपनी भागीदारी जीडीपी में देता है, ऐसे भारत का ऐसा हाल हुआ कैसे, आज हम पहुंचे कहां हैं। आज हमारी मात्र जीडीपी का जो शेयर है वो करीब करीब 2.32% पर आ गया है। ऐसा क्यों, व्हाई इट हैज डिक्लाइन। तो इतना मजबूत, इतना समृद्ध भारत आज अगर इस स्थिति पर आया है, तो वो सिर्फ पिछले कुछ ही सालों में, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ऐसे समृद्ध भारत को अंग्रेजों ने आकर यहां से बहुत सारी चीजें लेके गए, हम कहेंगे लूट के लेके गए, और वो है ब्रिटिश रूल। वो क्यों आए, वो इसलिए आए कि इतना मजबूत, इतना समृद्ध भारत है, इतना धनी है, तो उसके पास ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे काम में आए। और आज अगर मैं बताना चाहूं तो बहुत सारी चीजें आप भी देखते हैं कि भारत की ऐसी एंटीक चीजें हैं, चाहे वो कोई आर्ट हो, चाहे कोई पुतला हो, या प्रीसियस गहने भी जो है ना, वो आज भी आपको इंग्लैंड में उनके म्यूजियम में दिखेंगे। मुझे बताइए कि अगर भारत, आज भारत को कहा जाता है कि विकसनशील है या गरीब है, अगर भारत गरीब होता, भारत के पास अगर कुछ नहीं होता, तो ये लोग यहाँ भारत में आकर यहाँ की वो चीजें अपने म्यूजियम में क्यों रखते। आज भी उन्होंने हमारे यहाँ की मौल्यवान वस्तुओं को लेकर गए और अपने म्यूजियम में रखा है, और हम देख रहे हैं कि भारत सरकार उसको फिर प्रयास कर रही है कि चाहे वो कहीं मूर्ति हो या कोई ऐसी प्रीसियस प्रेसियस चीजें हो, मौल्यवान चीजें हो, जो हम भारत ला सके। तो ये दर्शाता है कि हमारा भारत बहुत सधन और संपन्न था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसको इस तरह से लूटा गया कि फिर आज हमारी हालत जो है बिगड़ते चले गई। हमको ये भी देखना जरूरी है कि ये प्रॉस्पेरिटी का रीजन क्या है, इतना उन्नत भारत, समृद्ध भारत क्यों था। तो ये भारत जो है, इसका समृद्धि का एक ही कारण है, और वो है एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र में जो वरदान हमारे पांचों, क्या कहेंगे, प्रकृति के जो तत्व है, उन्होंने हमें जो वरदान दिया है, वो मैं ऐसा समझता हूं कि और किसी देश में नहीं है। भारत में ये प्रकृति के पांचों तत्व इतना, हम कहे, वरदानी रूप में हमारे सामने हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति की है कि हम इन्हीं पांचों तत्वों को देवताओं के रूप में
जानते हैं और उनको पूजते हैं, चाहे वो जल हो, वायु हो, अग्नि हो। तो चाहे वो पानी की बात करें, हम भूमि की बात करें, हम सूर्य की बात करें, तो ये सारी चीजें भारत में भरपूर मात्रा में है, मुबलक है, और जिसके वजह से ये कृषि ही इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार है, और इस आधार के तौर पर ही हम अपनी इतनी प्रगति कर सके। हम देखेंगे कि ये कृषि क्षेत्र जो है उसका पूरा का पूरा जो क्या कहेंगे ड्राइव फोर्स जो है, या फिर कहे कि उसकी एक्टिविटीज जो है वो गांव से चलती है, और यही गांव हमारे ग्रोथ इंजन है, हमारे क्या कहे उन्नति का एक मार्गदर्शन है। इसी के वजह से हमारा गांव का के वजह से हमारा देश आगे बढ़ता है। तो ये विलेजेस में स्थिति क्या है, व्हाई वी कॉल द विलेजेस एज अ ग्रोथ इंजन? क्योंकि गांव में वो ऐसे रिसोर्सेस है कि जो पूरे हमारे देश में और पूरे विश्व में हम आज दे रहे हैं। तो ऐसे गांव को, ऐसे गांव के ग्रोथ इंजन को पुनः एक्टिवेट करने का अब समय आ चुका है। हम देख रहे हैं कि गांव में ज्यादातर कृषि होती है, खेती ही होती है। तो खेती ये आज नहीं, लेकिन पहले भी, पुराने समय में भी ये इतनी डेवलप थी कि उसके वजह से हम अच्छे तरह से कृषि और कृषि आधारित कार्य करते थे। और ये हमारा क्या कहेंगे एंशिएंट कल्चर है कि जिसमें हम इतने प्रगत थे कि पूरे देश हमारे तरफ एक इसके तरह देखते थे कि यहाँ ऐसी कौन सी चीजें हो रही है जो दूसरे देशों में नहीं हो रही है, जो हमारे पास हो रही है। हम क्या करते थे, हम भारत के खेतों में, भारत के गांवों में जो भी उत्पादन होता था वो सारा कृषि योग्य उत्पादन को हम बेचते थे कहो, या बाहर हम एक्सपोर्ट करते थे। तो जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो ये सारी जरूरत की चीजें बाकी विदेशी लोग भारत से लेते थे, इसके बदले में हम उनसे सोना लेते थे। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि जितना सोना हमारे पास था, भारत देश में था, वो किसी के पास नहीं था। और इसीलिए इसका गायन है कि ये भारत सोने की चिड़िया है। आज भी उसके उदाहरण हम देखते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे बड़े बड़े किले जो होते हैं, या पहले के जो राजाएं हुए हैं, वो सारे लोगों ने जो सोना जो संगठित करके रखा है, आज भी हम उसके उदाहरण को देखते हैं कि इतना सोना हमारे पास है, और बहुत सारा सोना तो यहाँ से भर भर कर लेके गए हैं, वो इतिहास में हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ये इतना ग्रेट नेशन, इतना महान राष्ट्र हमारा था, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि लोग हमारे तरफ ऐसा देखते हैं कि ये शायद एक गरीब देश है। लेकिन फिर से इस राष्ट्र को, हमारे गांव को सुजलाम सुफलाम बनाने की जरूरत है, और उसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मिशन किसका है? हम सबका है। लेकिन हर गांव को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए किसी को तो पहल करनी होगी, और वो पहल मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड के माध्यम से की गई है। उसके बारे में अब बताना चाहूंगा कि ये MCL, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये MCL क्या है, जिसका पूरा नाम है मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड। इस कंपनी की जो स्थापना हुई, ये कैसे स्थापना हुई, और इसका क्या कहेंगे शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बारे में भी हमको जानना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो सबसे पहला उसका जो मुख्य क्या कहे एक पहली बात जो होती है वो होती है कि वो काम करने के लिए हमारे मन में संकल्प आना, और वही यहाँ पर हुआ है। एक संकल्प हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के मन में आया, और वो संकल्प सिद्ध करने के लिए उसको आगे बढ़ाया गया। तो इस संकल्प को सिद्ध करने का जो काम है वो MCL ने उठाया है, और जिसको हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि। ये हमारे सरकार का घोष वाक्य भी रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, पहली बात जब आती है तो वो हमारे मन में आती है, संकल्प उठता है, और वो संकल्प हमारे
एपीजे अब्दुल कलाम साहब के मन में जब आया तो वो संकल्प को आगे किसने बढ़ाया? ये करीब 2000 की बात है, जब हमारे राष्ट्रपति जी ने ये संकल्प दिया कि मेरे भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए कार्य करना होगा। और उस संकल्प को आगे 2022 में उस संकल्प को पूरा किया गया, और उस संकल्प को पूरा करने वाले और कोई नहीं लेकिन एमसीएल के मार्गदर्शक, मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड के मार्गदर्शक डॉक्टर श्याम घोलप सर ने ये संकल्प को जो 2000 में हमको दिया गया उसको 2022 में पूरा किया, और वो सिद्धि प्राप्त हुई है। उसको हम सिद्धि ही कहेंगे, क्योंकि किसी कार्य के सफल होने पर उसको हम सिद्धि स्वरूप कह सकते हैं। तो आज हमारा जो संकल्प है वो क्या है, हमें कैसे उसको आगे हमको बढ़ाना है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये हमारे एमसीएल के फाउंडर्स कौन हैं। हमें जानना जरूरी होता है कि जैसे इसकी शुरुआत हुई, इसका संकल्प को हमने आगे बढ़ाया, तो इस एमसीएल को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमती मीरा घोलप मैडम, इनके नाम से एक कंपनी की स्थापना हुई, क्योंकि कोई कार्य करना है तो अकाउंटेबिलिटी मस्ट है। तो उसके लिए इस एमसीएल की स्थापना हुई, जिसके मार्गदर्शक हमारे श्याम घोलप सर है, जो पूर्व डॉक्टर भी है, मतलब आज भी डॉक्टर है, और मैं कहूंगा कि वो आईएएस ऑफिसर भी है। और उन्होंने इस संकल्प को आगे बढ़ाया तो उनका साथ दिया डॉक्टर लवेश यादव सर ने, जो इस कंपनी के डायरेक्टर है, और इनके सारे टेक्निकल चीजों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात जिन्होंने मेहनत किया, ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे प्राची ढोले मैडम हैं। ये इस कंपनी का ड्राइविंग फोर्स है। अब हम देखेंगे कि किसी बात को अगर आगे बढ़ाना है तो उसमें हमें टीम चाहिए। हमको उसे गांव-गांव तक लेके जाना है, हर घर तक लेके जाना है, और हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो हमको चाहिए फोर्स, हमको चाहिए टीम। और ये वो टीम है जिन्होंने सिर्फ एक संकल्प के ऊपर, जिस समय कुछ भी नहीं था, आपको देखने के लिए या दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, तब ये जो लोग हैं ये इकट्ठा आए, क्योंकि उन्होंने उस समय समझा कि ये हमारे भारत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे खुद के लिए कितना आवश्यक है। और ये वो हमारी टीम है, जो टीम हमारे को मार्गदर्शन भी करती है, और हमारे इस प्रोजेक्ट को पूरे भारतवर्ष में लागू करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। हम देखेंगे कि ये होगा कैसे, हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड इंडिया को बनाना। भारत देश को अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है तो हमको ऐसे काम करने होंगे जो आज हमारे से छूट गए हैं, या जो हम नहीं कर पा रहे, जो कमजोरी है, और उसी को एमसीएल ने आगे बढ़ाया। और वो होगा कैसे, वो हम इसमें देखेंगे। उसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास तभी होगा जब सारे चीजों को एक साथ हम खुद की चीज खुद बनाएंगे। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ही फार्मूला है कि मगर मेरी जरूरत है तो वो इस जरूरत को मैं खुद पूरा करूं, भारत की जरूरत, भारत के जनता की जरूरत भारत पूरा करे, तब हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे फील्ड है जो ये कहेंगे अपना एरिया है, जिसके अंदर में हमको काम करने की जरूरत है, और वही एमसीएल ने उसको ही आगे बढ़ाया है, जिसके वजह से हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन काम करेगा, कैसे चलेगा, तो उसके लिए एमसीएल ने जो परियोजना शुरू की है उसमें है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। ये मतलब गांव के लोगों का संगठन, जिसके माध्यम से हम हमारे गांव का डेवलपमेंट कर सकेंगे और हमारा सतत विकास जो है वो साध्य कर सकेंगे। तो हाउ टू मेक इट, इट इज विद द हेल्प ऑफ विलेज प्रोजेक्ट। गांव का जो संगठन है उसके माध्यम से हम इसको पूरा करेंगे। ये प्रोजेक्ट है कैसा, चलेगा कैसे, और इसको हम विलेज प्रोजेक्ट को एमवीपी जिसको हम कहते हैं, उसका लॉन्ग फॉर्म है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। एमसीएल द्वारा चलाया गया गांव के संगठन को चलाकर उसमें से चाहे वो बिजनेस खड़ा करना हो, चाहे कोई अच्छे कार्य करना हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो,
या उद्योग के कार्य हो, ये विलेज प्रोजेक्ट के द्वारा तैयार करना, इसी को हम एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट कहते हैं। अब ये प्रोजेक्ट चलेंगे कैसे, कैसे आएंगे आगे? ये एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट में उसकी इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास चाहिए लोग, और वो चाहिए गांव का संगठन। तो जब हम इन लोगों से मिलते हैं, ये लोग बात को समझते हैं, हम एक साथ आते हैं और उस काम को शुरू करते हैं। तो जो भी कार्य हम करेंगे इसके पश्चात गांव में, चाहे वो उद्योग के हो या सामाजिक क्षेत्र के हो, वो सारे गांव में जन सहभागी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें सर्व का सहभाग होगा और सभी के सहभाग से ही, उनके सहयोग से ही हम इस कार्य को पूरा करेंगे। और एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट इसी बात के ऊपर फोकस करता है कि गांव में हमारा संगठन कैसा है, हम उनको उनके साथ मिलकर किस तरह से उनको जोड़ते हैं और किस तरह से उनकी जो एनर्जी है वो सकारात्मक कार्य में, प्रोडक्टिव कार्य में हम लगाते हैं। हम देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो है महिलाओं का। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि कोई भी विकास हो रहा हो तो वो विकास महिलाओं के सहभागिता के बगैर अधूरा है। बहुत बड़ी शक्ति है मातृशक्ति में कि जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे कि पूरे हर जगह पर जो भी बड़े कार्य किए गए हैं उसके पीछे मातृशक्ति का हाथ होता है। तो हमारे प्रोजेक्ट में महिलाओं का सहभाग भी बहुत आवश्यक है और उनको हमने मुख्य स्थान दिया है। अब ये करने के लिए हमारा जो मिशन है वो एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट का मिशन क्या है वो भी हम देखेंगे। अब हमें अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पर लाना है तो हमको क्या करना होगा? हमारे गांव में जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस को उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ये हमारा मुख्य काम है। और उसके लिए हमारे संगठन के माध्यम से हमारे गांव में जो भी रिसोर्सेस है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमको एक श्रृंखला तैयार करनी होगी जिसको हम वैल्यू चेन कहते हैं। और उस वैल्यू चेन के माध्यम से हम गांव को सुजलाम सुफलाम बना सकते हैं। ये हमारे एमसीएल का, एमवीपी का विजन है। लेकिन ये सब करते करते हमारे पास कुछ नियम हैं और जब तक एक कोड ऑफ कंडक्ट हम फॉलो नहीं करेंगे, हम उसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते। तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में आता है पहला कि नवीनीकरण, हर बार हम कुछ नया करें, पर्यावरण के बारे में हम सोचें और देश के बारे में सोचें। तो एमवीपी को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं कि उनकी कार्य प्रणाली कैसे होगी, उसके नियम क्या होंगे और उसी हिसाब से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, विलेज प्रोजेक्ट कैसे काम करेंगे, इसके ऊपर भी हमको समझना जरूरी है। और वो अल्टीमेट उद्देश्य है कि इस विलेज प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है हमारे गांव के हर परिवार का, हर व्यक्ति की आय को बढ़ाना। जब तक इनकी आय नहीं बढ़ेगी, हम बाकी रिसोर्स जो क्या कहेंगे डेवलपमेंट की बातें हैं वो हम नहीं कर सकेंगे, वो साध्य नहीं होंगे। तो हर गांव में हर परिवार जो है कम से कम 8 से 10,000 रुपए की इनकम उसकी गांव में रह के होनी चाहिए। तब वो व्यक्ति अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, कम से कम जरूरतें हैं जीवन की, वो हम पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए आज हम देखते हैं कि गांव की स्थिति क्या है। आज गांव छोड़कर शहर में लोग पैसे के लिए ही जाते हैं, अन्यथा मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपना गांव छोड़कर जाएगा। तो ये इनकम अगर हमारे गांव में होती है तो हमें गांव छोड़कर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए हमारा मुख्य उद्देश्य हमने बनाया है कि गांव के हर परिवार के उसकी आय को बढ़ाना। अब उसके स्रोत क्या होंगे, उसका मॉडल कैसा होगा, उसको भी हम समझेंगे। दूसरी बात हम करते हैं रोजगार। आय तभी होगी जब उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी। तो गांवों में हमारे रोजगार निर्माण हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्यों होना चाहिए? उद्योग गांव में इसीलिए होने चाहिए
कि उस उद्योग को लगने वाला कम से कम 60% कच्चा माल जो है वो गांव में ही तैयार होता है। कम से कम मैं बात कर रहा हूं, कई जगह तो ऐसा है कि उस उद्योग का 100%, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं या फिर कच्चा माल कहते हैं, वो गांव में तैयार होता है और वो वैसे के वैसे ही शहरों में जाता है, वैसे के वैसे ही बाहर जाता है, दूसरे जगह में जाता है। बहुत सारा तो हम विदेश भेज देते हैं, फिर से वो प्रोसेस होके मटेरियल तैयार होके फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास आता है। तो ये उद्योग जब गांव में लगेंगे तो ये जो चित्र है बाहर का नहीं लेकिन हमारे गांव का होगा। गांव के हर व्यक्ति को हम रोजगार दे सकेंगे, खासकर युवाओं को, युवती है, युवाएं हैं, युवा लोग हैं, उनको हम रोजगार दे सकेंगे, ये उद्देश्य है। तीसरा है गांव की खेती, जो हम परंपरागत खेती करते आ रहे हैं उसमें आधुनिकीकरण में, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसको फुल स्ट्रेंथ पे हम उसका यूटिलाइजेशन करें। आज हमारे पास जमीन है, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन उसको आगे लेके जाना है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो उनको गाइडलाइंस देने का काम, उनको मार्गदर्शन करने का काम विलेज प्रोजेक्ट करेगा। विलेज प्रोजेक्ट के माध्यम से गांव में अन्य उद्योग है, जैसे हम पशुपालन की बात करें, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुक्कुट पालन हो, इस तरह से बहुत सारे व्यवसाय है जो गांव में ही होते हैं, तो उसको भी सही तरीके से मैक्सिमम पोटेंशियल तौर पे उसको इस्तेमाल करना। दूसरा, भारत जिस काम के लिए जाना जाता है वो है हस्तकला। यह हस्तकला भारत के सिवाय और अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती है, तो उस कला का मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल करके, उसका वैल्यू एडिशन करके इस इंडस्ट्री को हम गांव में लाएंगे, ताकि कुछ लोग इस माध्यम से, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, वो आगे बढ़ेंगे। गांव में समस्या है वाटर की, और पहले ऐसा था कि कुएं से पानी निकालते थे। चलो आज हम कुएं से पानी नहीं निकालते हैं, लेकिन हमारी समस्या कम नहीं हुई है। पहले शायद हमारा 40-50 फुट पे पानी मिलता था जो जमीन के नीचे, आज वो 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 500 फीट तक अंदर बोर डाल के पानी निकालते हैं। तो ये वाटर का जो लेवल कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए हमको काम करना है, और वो भी हमारे मिशन का, इस विलेज प्रोजेक्ट का वन ऑफ द उद्देश्य है कि हम गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाए पानी में। खेती हमारी है, लेकिन ऐसी खेती हम बनाएंगे जिस खेती के माध्यम से हमको शुद्ध अन्न मिलेगा, विष मुक्त अन्न मिलेगा। ये हमारी पहली जरूरत है। आज भोजन हमारी जरूरत नहीं, लेकिन शुद्ध भोजन मिले, ये हमारी जरूरत है। इसको भी हम एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। फिर और बात आती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, उस रिसोर्स में आज जो प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हमारे किसान और हमारे विलेज प्रोजेक्ट सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे, और वो है जो जीवाश्म ईंधन के बदले में हम जैव ईंधन का निर्माण करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तब हमारे गांव से लेके हमारा, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में भारत जाना जाएगा जिसने पर्यावरण में प्रदूषण कम करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, या सबसे बड़ा उनका सहभाग है। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम जो है हमारे एमवीपी के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, जिसको हम जैव ईंधन की निर्मित, ये हमारा मुख्य काम है। उसके साथ साथ गांव को स्वच्छ करना, हर कोई चाहता है कि हमारे गांव स्वच्छ हो। उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है जो बदबू फैलाता है, बीमारी फैलाता है, उसको हम सही तरीके से उसका हम निपटारा करेंगे, और उसके माध्यम से हम गांव को सुंदर बनाएंगे। फिर हम आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो आज हम नहीं बना पा रहे हैं, और कहीं कहीं बन रहे हैं तो उनको वो चालना नहीं मिल रही है, उनको मार्केट नहीं मिल रहा है, या उनका बराबर प्रमोशन नहीं हो रहा है। आज भारत में कला की कमी नहीं है, आज भारत में प्रोडक्शन की दिक्कत नहीं है, उसको प्रॉपर चैनलाइज करके उसको सही जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो वो प्लेटफॉर्म भी एमसीएल के माध्यम से हम देंगे, जिसमें विलेज प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। छोटे छोटे इनोवेशंस जिसके माध्यम से गांव के हर व्यक्ति की समस्या कम हो, उसके लिए काम करना, ये एमवीपी का एक उद्देश्य है। उसके साथ साथ गांव में सैनिटेशन प्रॉपर हो, कहीं गंदगी ना हो, इसके लिए मार्गदर्शन करना, उनको सपोर्ट करना,
हमारे वाटर रिजर्वायर्स जो है उनको स्वच्छ रखना, क्योंकि ये बहुत अलग और बड़े टॉपिक है, इसके ऊपर चर्चा हम जितनी करें उतनी कम है। लेकिन ये हमारे MCL विलेज प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे गांव की जितनी भी वाटर बॉडीज है, जिसको हम पॉन्ड कहते हैं, तालाब कहते हैं, तो उसके माध्यम से MEP के माध्यम से हम उनको स्वच्छ कर सकेंगे। हमारे नेचुरल रिसोर्स को या हमारे जो जंगल है, हमारे जो हैबिटेट है, उनको हम स्वच्छ रखें और उसमें प्रदूषण ना हो पाए, उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमको बिजनेस मॉडल को समझना बेहद जरूरी है। तो ये बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करेगा? सारी चीजें, जो भी हमारे जरूरत की चीजें हैं, वो सारे उद्योग हमारे गांव में लग सकते हैं, और जो लग सकते हैं उनको हमें लगाना है। चाहे वो कोई भी रिक्वायरमेंट की जरूरत हो, सारी के सारी चीजों को सिर्फ जरूरत है उसको रीअरेंज करने की, रीऑर्गेनाइज करने की। और ये MEP के माध्यम से इस बिजनेस मॉडल को हम रीऑर्गेनाइज करेंगे और उसको सफल बनाएंगे। अब सेक्टर आता है कि ये सब करेंगे बिजनेस मॉडल्स, तो ये कौन से हैं? सबसे बड़ा मॉडल है बायोफ्यूल, जिसको हम जैव ईंधन कहते हैं। जैव ईंधन के माध्यम से आप कितने भी क्या कहे लेवल जो है, हमने जो संकल्प किया है कि प्रदूषण के लेवल को कम करें, तो सबसे बड़ी भागीदारी इस जैव ईंधन की होगी, जिसके माध्यम से हम पर्यावरण को शुद्ध कर सकेंगे, और वो है रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस के सेक्टर में, ऊर्जा क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा, जो हम हमारे खेतों में तैयार होने वाला बायोमास है, जिसके माध्यम से हम इस जैव ईंधन को बनाएंगे। और वो जैव ईंधन की रिक्वायरमेंट कितनी है वो आप देख सकते हैं, जरूर पढ़िए इस बारे में कि उसकी जरूरत कितनी है। पढ़ने की जरूरत नहीं, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले तो हर 2-4-5 किलोमीटर पे हमें पेट्रोल डीजल पंप मिलता है, और एक दिन भी अगर सप्लाई कम हो जाए तो लाइन लग जाती है। तो ऐसे जरूरत की चीज, जो जरूरत सबकी है, रोज की है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, ऐसे चीजों का ऑप्शन हम इस बिजनेस मॉडल में देंगे, जिसको हम प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, जैव ईंधन की निर्मित। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे और चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। उसके बाद आता है हमारा अन्न। अन्न के लिए ऑर्गेनिक फ्रूट, या जो ऐसा फूड जो खाने लायक हो, जो शुद्ध हो, जो सात्विक हो, ऐसे अन्न की निर्मित करना, ये हमारा काम है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत इस अन्न की है, जो ऑर्गेनिक फूड के नाम से जाना जाता है और लोग उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन ये बनाने के लिए हमको बहुत सारी चीजें, ये ज्ञान तो बहुत जगह मिलता है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जैविक खेती करने के लिए हमको लगने वाले रिसोर्सेस है, जैविक खाद हमारे पास कहाँ है, वो कैसे मिलेगा? अगर मिलता है तो महंगा मिलता है, और वो अगर तैयार हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसको मार्केट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये सारी श्रृंखला की जिम्मेदारी MVP के माध्यम से हम देंगे, और ऐसे उगाए गए अन्न को वैल्यू एडिशन करना, प्रॉपर जगह पर पहुंचाना, और जिन लोगों को चाहिए, आज दुनिया में ऐसे लोग हैं कि उनको अनाज मिल नहीं रहा है, किसान उगा रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम को तैयार करने के लिए MVP का अपना योगदान होगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल जब करते हैं तो देखा जाता है कि उससे प्रदूषण होता है, लेकिन हम हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे जिसको हम इको फ्रेंडली कहते हैं। इको फ्रेंडली मतलब उस प्रोडक्ट के बनाने में या उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में प्रदूषण नहीं होगा और पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कहा जाता है। ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए हमको काम जब करेंगे तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं कि वो रिसोर्सेस के माध्यम से हम हमारे यहाँ, हमारे गांव में ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को तैयार कर सकेंगे। और ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। आप
टायर से लेके, प्लास्टिक से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, कपड़े से लेके, खाने से लेके, सारी चीज, मतलब यहाँ तक कि हम जो दीवारों में पेंट लगाते हैं वहां तक, ये सब हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और उसमें भी एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के लिए ग्राम पंचायत हमारा बेसिक यूनिट है, जो यूनिट हमारे अर्थव्यवस्था में भी ग्राम पंचायत में हमारी जो संगठना बनी है, जिसके हिसाब से हम ग्राम पंचायत को बहुत बड़ा महत्व देते हैं, तो ये ग्राम पंचायत ही हमारे रूरल इंडिया का महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसके माध्यम से हमारे विलेज प्रोजेक्ट हर ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे और जिसके माध्यम से हम हमारे ये सारे प्रोजेक्ट को या उद्योग का हम संचालन करेंगे। ये सब करने के लिए हमारे हर गांव में बिजनेस यूनिट होंगे। वो बिजनेस यूनिट चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जिसके माध्यम से कोई वस्तु या सेवा का निर्माण होता है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। और जिसके वजह से हमें इनकम होती है। ऐसा कोई भी कार्य हो, चाहे आप कोई सर्विस दे रहे हो, चाहे उत्पादन कर रहे हो, जो लोगों की जरूरत है, जो लोगों के काम में आए और जिसके एवज में हमको उसका कुछ इनकम मिले, इसको हम बिजनेस कहते हैं। तो हर ग्राम पंचायत लेवल पर ऐसे उद्योग का निर्माण करना, जिन उद्योगों के वजह से उस गांव के लोगों को, वहां के युवाओं को रोजगार मिले, तो ऐसे हर ग्राम पंचायत में हम यूनिट करेंगे। और जिसके लिए हमको डेडिकेटेड टीम चाहिए। वो डेडिकेटेड टीम हमारे गांव की जो समस्याएं हैं, उनमें क्या जरूरत है, या समस्या के अलावा दूसरी चीज है कि जो क्या अच्छी चीज है, क्या रिसोर्सेस है जो उस गांव में अच्छे से की जा सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए हमको चर्चा करना आवश्यक है, उसका ऊपर प्लान करना आवश्यक है, उसका प्लानिंग बनाना आवश्यक है। और उसके लिए हमको हर ग्राम पंचायत में इस तरह से डेडिकेटेड लोगों की टीम, जो गांव के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे और बच्चों के बारे में काम करे। तो ये सारे हम इसका प्रमोशन, सारे उद्योग का प्रमोशन एमवीपी के द्वारा ही होगा। और हर एमवीपी हमारे हर ग्राम पंचायत में होगा। और वहां पर हमें हमारे लोगों को ये आवश्यक है कि आज की हमारी जरूरत क्या है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसमें से हम उद्योग का कैसे निर्माण करेंगे और हम हमारे पूरे देश के इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए हमको उनके साथ चर्चा कहो या उनके साथ बात करना, उनको उसमें भागीदार बनाना, इन्वॉल्व करना, ये आवश्यक है, जो हम आने वाले समय में हर एमवीपी को बताएंगे इस सेशन में कि उनको क्या करना है। एमसीएल सेल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिजनेस कैसे तैयार होगा? ये बिजनेस तैयार करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हर गांव की जरूरत है। तो उस कौन से गांव में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो भी हम इसके द्वारा करेंगे। अब फंक्शंस हम देखेंगे कि एमईपी के फंक्शंस क्या है। एमईपी के फंक्शंस होंगे, पहला है जिसको हम कहते हैं बायोमास फार्मिंग। बायोमास फार्मिंग में हर गांव में खेती है, खेती में हमको कुछ ना कुछ तो जरूर उगता है। आज जो बीज डालेंगे वो उगेगा, अगर कुछ नहीं डाले तो भी घास तो उगता ही है। तो ये बायोमास फार्मिंग एक सबसे बड़ा सोर्स है, जिसके माध्यम से इसके हम आने वाले इसमें देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमने देखा है कि जिसका हम प्रमोशन करेंगे, जैविक पद्धति से जो भी चीजें उगाएंगे वो शुद्ध अन्न के निर्माण के लिए कारणीभूत होगा। फिर हम देखेंगे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो बाम्बू से बनाए जाते हैं, जूट से बनाए जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट को हम ही बनाएंगे और हम ही सेल करेंगे। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, हमको काम करना है खुद के लिए। हम देखेंगे हमारा पशुपालन आज भी हमारे गांव गांव में है, लेकिन उसके इकोनॉमिक्स क्या है? आज पशु को लगने वाला चारा मुबलक नहीं है, चारा नहीं है, पशु का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिर हम बाहर से खुराक लेते हैं, उसमें हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है। अगर पशु कमजोर है तो बहुत सारी बीमारियां आती है। फिर ये हम देखेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, जो हस्तकला के माध्यम से हम उसको एक अच्छा रूप देते हैं, इनका काम है। तो ये सारे सेशंस है। फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कोई जो प्रोडक्शन है, जो अलगी का प्रोडक्शन होता है, एजोला का प्रोडक्शन होता है, तो इस तरह से प्रोडक्शन गांव में होंगे। गांव में किसानों का मार्गदर्शन करना है,
क्योंकि खेती भी एक अपने आप में विज्ञान है। उसको समझना, हर समय में क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन से समय पे क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कितना, ह्यूमिडिटी कितना, टेम्परेचर कितना होता है, किस तरह से बीमारी आती है, तो इसके साथ हमको, किसान के साथ हमको जुड़ना है। तो हमारे एमवीपी ही गांव में ये पूरा मार्गदर्शन करेंगे, जिसके माध्यम से हम खेती में अच्छे उत्पादन कर सकेंगे। फिर खेती में लगने वाले इनपुट्स है, जैसे हम खाद हो, कीटनाशक हो, तो ये सारी चीजें हम हमारे गांव में ही तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से हम खेती में एक अच्छा क्या कहेंगे, इनपुट भी दे सकेंगे और उत्पादन ले सकेंगे। साथ साथ अगर कोई फसल आती है तो उसको बायबैक करना, वो क्रॉप एरिया का असेसमेंट करना कि कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप लगानी है, क्योंकि क्रॉप गलत समय पर और गलत जगह अगर लग जाती है, तो सिंपल हम उदाहरण देते हैं कि जहां हैवी रेनफॉल है वहां सोयाबीन नहीं ले सकते, वहां वो खराब हो जाती है। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इन क्रॉप का मैनेजमेंट, असेसमेंट करके मैनेजमेंट करना हो। फिर गांव में और भी चीजें हैं, जो बहुत सारी योजनाएं होती है वो किसानों तक नहीं पहुंची है, तो उनके साथ भी हमको कम्युनिकेट करके एक ब्रिज तैयार करके उस योजनाओं को आगे बढ़ाना। हमारे गांव के पोटेंशियल क्या है, हमारे गांव में क्या ज्यादा से ज्यादा होता है, कौन सी चीज अच्छी होती है, वो पोटेंशियल को देखना। किस व्यक्ति के अंदर में कौन सी कला है, बहुत सारी सुप्त कला हमारे अंदर में होती है, जिसके माध्यम से हम उन कलाओं को उजागर करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके वो उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, और वो एक अपना बिजनेस शुरुआत होगा। गांव के किसान हैं, हमारे ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उनके पास भी बहुत सारे रिसोर्सेस है। अगर हम देखें तो ट्राइबल एरिया जिन जंगलों में रहते हैं, ये जंगल ही सबसे बड़ा रिसोर्स है आज के पूरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, रॉ मटेरियल देने के लिए। तो चाहे वो फार्म हो या फॉरेस्ट हो, उसके लिए हमको इनको भी ध्यान में रखना है, उनको भी मेन प्रभाव में लाना है, ताकि उनके भी उन्नति हो सके, उसका गांव भी या ट्राइबल एरिया भी सुजलाम सुफलाम हो सके। हमारे गांव में कुछ सामूहिक तरीके से सोशल काम जो करने हैं उसको बढ़ावा देना, ये सारे काम हमको एमयूपी के माध्यम से करना है। और महत्वपूर्ण सब करने के लिए हम जिसको सैटरडे सेशन कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हफ्ते में एक दिन, कम से कम हफ्ते में एक दिन हमको किसानों के साथ मिलना है। क्यों मिलना है? हर हफ्ते में कोई ना कोई ऐसे विषय होते हैं जिसकी जानकारी हम किसानों तक पहुंचाएं, उनकी कोई समस्या है तो उनको सुने, और हमारे बिजनेस मॉडल का प्लान हम तैयार कर सके। तो गांव के डेवलपमेंट के लिए, हमारे किसानों के या गांव के लोगों के डेवलपमेंट के लिए हमारा जो सैटरडे सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के माध्यम से लोग हमसे जुड़ते हैं। लोगों को अगर जोड़ना है तो हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी होगी, उनसे समझना होगा, उनको सुनना होगा। जब हम लोगों को सुनते हैं तब उन भावनाओं से हमारे साथ जुड़ते हैं, पूरा सहयोग हमें गांव से मिलता है। तो हमारा मुख्य काम है ये इफेक्टिव सैटरडे सेशन, जो गांव में हर फील्ड में अलग अलग विषयों पर जरूरत रहती है उसका मार्गदर्शन भी करेंगे। उस सिर्फ मार्गदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हम उनकी मदद भी करेंगे। तो इस तरह से मदद के माध्यम से अगर कोई स्पेशल सर्विस उनको देना है तो हम दे सकेंगे। अब ये सपोर्ट कैसे मिलेगा? इतने बड़े काम हमने सुने हैं कि हर गांव में ये होगा, ये होगा, ये होगा, बट हाउ इट इज गोइंग टू हैपन? कैसे होगा ये करने के लिए सपोर्ट सिस्टम इज रिक्वायर्ड, एंड दैट सपोर्ट सिस्टम एमसीएल के माध्यम से हर विलेज प्रोजेक्ट को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एमसीएल एवरी विलेज प्रोजेक्ट का पार्टनर है। एवरी विलेज प्रोजेक्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी एमसीएल की है, और ये इन रिटर्न हर एमसीएल एमवीपी के साथ जब एग्रीमेंट होता है इस विलेज प्रोजेक्ट का, तो वो डायरेक्टली एमसीएल के साथ होता है, और जिस वजह से एमसीएल और एमवीपी ये दोनों एक साथ काम करेंगे, और ये एमवीपी को ये सारे बिजनेस जितने भी हमने देखे हैं, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो सेवा हो या सोशल हो या फिर उद्योग हो, इसका वो फाइनेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, या प्रोडक्ट निर्माण होने के बाद उसको प्लेटफॉर्म तैयार करने की जिम्मेदारी हो, ये सारा का सारा सपोर्ट एमसीएल के माध्यम से
MVP को दिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी आज के दुनिया में बिजनेस का सबसे बड़ी चीज है कि हम किसानों से ले तो लेते हैं, लेकिन उनको हम पार्टनर नहीं बनाते। हमारे सप्लायर्स, दे आर जस्ट सप्लायर्स, जस्ट यू पे देम। उनको आपने उस प्रोडक्ट का पैसा दे दिया, वो आपका हो गया। देन उस प्रोडक्ट का आप क्या करते, उसमें सप्लायर्स का, या खास करके मैं यहाँ सप्लायर नहीं कहूंगा, ये जो किसान है, ये उत्पादक है, तो उनको पार्टनर हम बनाते हैं, जिस पार्टनरशिप में MCL ये पूरी जिम्मेदारी लेती है कि उसको हम आगे बढ़ाए। और प्रिंसिपली आने वाले समय में MCL ये कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है, एक बिजनेस आइडेंटिटी नहीं है, एक कारपोरेट कंपनी नहीं है, ये हमारी क्या कहेंगे कोऑपरेटिव मॉडल है, जिस कोऑपरेटिव मॉडल में MVP के द्वारा MVP मेंबर या हमारे यहाँ के लोग अपने काबिलियत के आधार पर वो MCL के मैनेजमेंट तक जाएंगे, वहां अपना काम करेंगे, वो सेल्फ सफिशिएंट एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और जो कैपेबल है वो आने वाले समय में हम उस MVP में उस MCL में अपना अहम योगदान देंगे। तो ये सब करने के लिए सपोर्ट सिस्टम MCL देगा, और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने हैं, क्योंकि हमको पता है कि हर कोई चीज जो बनती है तो कच्ची चीज या तो खराब हो जाती है और दूसरे उसकी कोई कीमत नहीं होती है। एक मैं उदाहरण बताऊं कि हर घर में फ्रिज है, हर घर में फ्रिज में टोमेटो सॉस रखा है। अब टोमेटो के सॉस के बोतल में रखा हुआ टोमेटो का सॉस जो है वो टोमेटो से बना है, टोमेटो उगाए मेरे खेत में, लेकिन मैंने उसका कभी सॉस नहीं बनाया, कभी मैंने उसको प्रिजर्व नहीं किया। आज यही हम करेंगे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति ये करेगा, लेकिन ये कंपनी हमारे किसानों की होगी, वही वो बनेगा, MVP में होगा, गांव में बनेगा, और वही उसी का यूज हम करेंगे, तब हम सेल्फ सस्टेनेबल बनेंगे। फिर हमारे गांव में स्टोरेज चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत है। जब माल आता है तो कौड़ी मोल बेचना पड़ता है। तो ये सारे सिस्टम को तैयार करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए MCL इसमें हमारी मदद करेगी। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस MEP के लिए कौन से समय पर क्या करना है, एक्सपर्टाइज चाहिए। ऐसा नहीं कि हर काम करने के लिए सिर्फ पैसा ही चाहिए, पैसे के साथ में नॉलेज भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। तो ये सारे सिस्टम हम देखेंगे। मार्केटिंग असिस्टेंस, ये तो सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसान उगाना जानता है, किसान उसको बेचना जानता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज तक जो हुआ सो हुआ। अब किसानों का प्लेटफॉर्म तैयार होगा, और जो भारत सरकार ने FPO बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और वो FPO हमने जो तैयार किया है, तो वो है फुल तरीके से किसानों को सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, आर्थिक सपोर्ट हो, जिसके माध्यम से हम गांवों का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये सब करने में हमारा इनकम पोटेंशियल कहाँ है, MVP का क्या इनकम होगा और किस माध्यम से होगा। तो वो है, पहला है बायोमास प्रोडक्शन, जिसके ऊपर मैंने बात की है। चाहे आप नेपियर घास लगाओ, चाहे आप और कोई चीज लगाओ, जिसमें जो खेती में उगेगा और जो खेत से निकलता है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे अलगी हो, चाहे कोई भी चीज हो, जिसको हम बायोमास कहते हैं, तो जिसके माध्यम से हम बहुत सारे चीजों का निर्माण हमारे देश में करेंगे, हमारे गांव में करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो बायोमास, ये करने के लिए हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया कितना है। अगर हम अभी जो विलेज प्रोजेक्ट की हम बात करें, तो ये जानना जरूरी है कि विलेज प्रोजेक्ट में हमारे पास जमीन कितनी है। इन एन एवरेज हर हमारे पास 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। 2.5 लाख ग्राम पंचायत में हमारे पास कल्टीवेबल लैंड जो है वो करीब 140 मिलियन हेक्टेयर है। उसमें से हर ग्राम पंचायत में करीब करीब 550 हेक्टेयर लैंड आती है, और वहां पर हमारे पास कल्टीवेबल लैंड है और वेस्ट लैंड, ये दो भाग में डिवाइड होती है। तो कल्टीवेबल लैंड में हम कल्टीवेशन करेंगे, वेस्ट लैंड का भी जो पड़ीत और बंजर जमीन के नाम से छूट गई है और जो रह जाती है, उसका भी उपयोग हम करेंगे। उसके अलग प्रोजेक्ट होंगे, उसमें क्या ग्रो करना, जहां पानी की कमी हो, जहां पानी ना हो, ऐसे जगह पर हम क्या करेंगे। तो हमको जरूरत है हमारे गांव के जो रिसोर्स है, लैंड इज अगेन वन ऑफ द मेजर रिसोर्स, सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे लिए गांव के लिए जमीन है।
तो उसका हम वर्गीकरण करें, खेती योग्य कितनी, उसमें सिंचित कितनी, असिंचित कितनी और खराब जमीन कितनी। तो इसका इस्तेमाल हमको हमारे रिसोर्सेस के तौर पे करना है और वो ही हम देखेंगे कि हमको कितने एकड़ में हमको घास लगाना है, कितने एकड़ में तो दूसरे प्रोजेक्ट लगाने हैं। तो हम देखेंगे कि फार्मिंग में करीब करीब 100 हेक्टेयर में हमारा मिनिमम टारगेट है कि 100 हेक्टेयर में हम बायोमास फार्मिंग करेंगे। 50 हेक्टेयर में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लगने वाली चीजें हैं। हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट्स है, हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, हमारे साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये बनाने के लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है तो वो इन एन एवरेज हर ग्राम पंचायत में 50 हेक्टेयर इज सफिशिएंट, जिसको हमने वर्गीकृत किया है। और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 100 हेक्टेयर से 300 हेक्टेयर में हम नैसर्गिक पद्धति से करेंगे, हम जैविक पद्धति से करेंगे और उसमें ऐसे क्रॉप डालेंगे जो वहां के बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से कहो या वहां का जो इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल जो स्थिति है, पानी कितना, टेम्परेचर कितना, इसके माध्यम से हम वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो ये हमारे गांव का एक रफली सेग्रीगेशन है। किसी गांव में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये हमने एवरेज निकाला हुआ है। तो इन एन एवरेज 100 हेक्टेयर बायोमास, 50 हेक्टेयर हमारे लिए विशेष ऐसे जो प्रोडक्ट्स है जो लगेंगे उसके लिए, और 100 से 300 हेक्टेयर में हम फार्मिंग करेंगे, जैविक खेती करेंगे। बायोमास फार्मिंग का पोटेंशियल क्या है? बायोमास हमारा अभी जो एट प्रेजेंट हम 1000 रुपीज पर मेट्रिक टन, इस हिसाब से किसान को उसका दाम मिलेगा। और जिसके माध्यम से हमने देखा है कि नेपियर ग्रास जो है, जिसको हम हाथी घास कहते हैं, इसकी जो नई प्रजाति है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमको बायोमास देता है, जिसके वजह से हमारी किसानों की इनकम, एक तो इसको उगाने में कम पानी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पानी नहीं लगता, कम पानी, बीमारियों की कोई तकलीफ नहीं, हवा आया, तूफान आया, ओले गिरे, कुछ हो गया तो इसमें पूरी खेती नुकसान नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए वरदान है कि बायोमास के माध्यम से, नेपियर घास के माध्यम से हम पर टन 1000 रुपीज हम किसानों को देंगे। और इसका कैलकुलेशन आप अगर देखेंगे तो पहले हम ऐसा समझते कि ये 100 टन आता है, ये 200 टन, 300 टन, 400 टन, लोगों ने 500 टन तक का भी प्रोडक्शन एक एकड़ में एक साल में लिया गया है। तो ऐसी थोड़ा भाग, हम पूरे भाग में नहीं करेंगे, थोड़े एरिया में ऐसी जब हम खेती करेंगे तो किसानों की इनकम विथ मिनिमम रिस्क, क्योंकि आज हम कोई फसल लगाते हैं, समय पे बारिश आ गई, ओले गिर गए, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ये फसल ऐसी है कि आपको हर 2 से 3 महीने में इसकी कटिंग होगी, और जब भी कटिंग करके होगी तो किसान की इनकम हर 2 से 3 महीने में इनकम होगी। उनको बहुत ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा डर नहीं होगा। और इसके माध्यम से ये रॉ मटेरियल महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है, हम जैव ईंधन बनाएंगे जिसको खरीदने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। तो ये है हमारे गांव का पोटेंशियल, एक किसान का पोटेंशियल। उसके पास अगर 1 एकड़ भी खेती है तो उसमें से आधे एकड़ में भी वो करे या 1 एकड़ में भी करे तो वो अपने इनकम को रेगुलर हर 2 महीने में, 3 महीने में अपनी इनकम ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये बायोमास का अलग अलग उपयोग क्या है। बायोमास को अगर हम देखते हैं तो पहला है कि हमारे प्रोजेक्ट में जिसको हमने आइडेंटिफाइड किया है, जो हमारा क्या कहेंगे सबसे बड़ा सेक्टर है, और वो है इससे बायोफ्यूल तैयार करना, जैव ईंधन तैयार करना। और जैव ईंधन तैयार करने के लिए हमको जितना भी बायोमास लगेगा, जितनी भी घास लगेगी, वो हमारे गांव से ही आएगी। इसका कहीं से भी हम इसमें इंपोर्ट नहीं कर रहे। तो आज जो लाखों करोड़ों रुपए इंपोर्ट करके बाहर जा रहा है वो हमारे ही पास आएगा, गांव में आएगा, किसानों के पास आएगा। तो सबसे बड़ा जो काम है वो है बायोफ्यूल तैयार करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन द फॉर्म ऑफ नेपियर ग्रास। और ये नेपियर ग्रास के माध्यम से हम इस बायोफ्यूल को तैयार करेंगे और उसका कार्य शुरू हो चुका है और वो हो भी रहा है। आज पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है। आज भारत के तरफ सारे विदेशी कंपनियां इस तरह से देख रही है कि इनका बायोमास हमें मिले।
लेकिन हम ये बायोमास उनको नहीं देंगे। हम बायोमास से वो ईंधन तैयार करेंगे जिसके वजह से हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। फिर दूसरा आता है प्रोडक्शन ऑफ बायोकोल। अब ये बायोकोल का जो प्रोडक्शन है, बायोकोल का मतलब ये है कि हमारा वो कोयला क्या करता है, जलाते तब ऊर्जा देता है। तो ऐसी चीज जो आज हम जंगलों में जला देते हैं, खेतों में जला देते हैं और वो वेस्ट हो जाता है, तो ऐसा बायोमास जो ऐसे पदार्थ है जो फसल निकालने के बाद बच जाते वो, और दूसरा जो हम उगाएंगे, इवन हमारा जो नेपियर घास है जिसको हम उगाएंगे तो उसको भी सुखाकर उसकी ब्रिक्स बनेगी और उसको कोयले में जो कन्वर्ट करेंगे तो वो कोयला इंडस्ट्री में जाएगा। जिस इंडस्ट्री में आज सबसे ज्यादा जो कोयला आता है वो जलाया जाता है, वो कोयले के बदले में ये कोयला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थिंक ऑफ इकोनॉमी, क्या ये पॉसिबल है? आज इतना गाड़ियां जो ट्रेन की ट्रेन भर के जाती है, इतना कोयला हमारे पास नहीं है। लेकिन जो कोयले से इतना ज्यादा प्रदूषण होता है, तो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सर्कुलर निकालकर ये कंपलसरी किया है कि आपको अभी बायोकोल मतलब खेतों में तैयार होने वाले जितने भी अवशेष है, फसल अवशेष, चाहे वो आप नेपियर घास से बनाइए, कैसे भी बनाइए, या कुंडा रहेगा, कोई भी फसल रहेगी, उसको कॉम्प्रेस करके उसको 5 से 10% इस्तेमाल करना कंपलसरी है। क्या ये सरकार की पहल हमारे लिए वरदान नहीं है? हर किसान के लिए है, लेकिन जरूरत क्या है कि इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि ये कोई कितना भी बड़ा किसान रहे, वो अकेला इसको कर नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि ये विलेज प्रोजेक्ट के जो ताकत है वो क्या है। हमारे गांव में विलेज प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने 50 किसान को हो या 100 एकड़ किसान को हो जो रजिस्टर्ड किया है, जिनके पास एटलीस्ट 100 एकड़ की बायोमास की फार्मिंग हो, तो एक किसान अगर चाहे तो ना वो बायोकोल बना सकते हैं, ना वो बायोफ्यूल इंडस्ट्री डाल सकते हैं। तो बायोकोल में लगने वाली रिक्वायरमेंट, पहला ट्रायल ऑर्डर के लिए भी 100 टन लगता है। क्या किसान 100 टन एक साथ ट्रायल के लिए दे सकता है? नहीं। लेकिन एमवीपी के माध्यम से हमारे प्लेटफॉर्म पे हम उनको हजारों टन दे सकते हैं, क्योंकि वो योजना हमने बना के रखी है। तो ये जो सेक्टर है ये भी हमारे लिए ओपन है। तो आज चुनौतियां हमारे साथ है, लेकिन चुनौती के साथ साथ हमारे पास उतनी ही अपॉर्चुनिटीज भी है, जिसको हम सही तरीके से समझे। आज वो कोयले को कम करके इस कोयले को इस्तेमाल करना, ये नई प्रॉस्पेरिटी है, ये नया इनकम सोर्स है हमारे गांव के किसान के लिए। चाहे वो कोई भी तरह से ये रहे, वो बायोमास को हम कलेक्ट करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, उसको प्रॉपर प्रोसेस करेंगे। ऐसा नहीं कि वो लाए और जला दिए, उसकी एक अपनी प्रोसेस होती है, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा और वो हम देंगे, और वो हमारे किसान के लिए एक रेगुलर इनकम की आय का स्रोत होगा। अब हम देखेंगे कि कैटल फीड, हर किसान के पास खेती होती है, खेती के बाद में उसके पास जानवर भी होते हैं, लेकिन आज के परिस्थिति में जितने भी जानवर हमारे पास है उनको पर्याप्त चारा हम दे नहीं पाते। और फिर मैंने कहा कि किसान दूध का धंधा करता है, सरकार कहती है कि जोड़ धंधा होना चाहिए, मतलब उसके साथ एक संलग्न एक उद्योग होना चाहिए। तो वो उस उद्योग के लिए उनको कहा जाता है कि आप पशुपालन कीजिए, दूध का धंधा कीजिए। समस्या क्या है? पशु है, चारा नहीं है। अगर पशु है, उसको अगर पर्याप्त खुराक नहीं मिलेगी तो दूध नहीं मिलेगा, और वो दूध के लिए अगर दूध ज्यादा करना है तो उनको उसकी खुराक देनी पड़ती है, और वो खुराक इधर किसान दूध के डब्बे लेके सुबह शहर में जाता है और वापस में आते समय उतनी ही खुराक लेके आते हैं। ये अगर बंद करना है, वो दूध वाले भाई का इनकम तब बढ़ेगी कि जब वो जो खर्चा हो रहा है, जो खरीद के ला रहे हैं, वो खर्चा बंद हो या वो खर्चा कम हो। और ये ताकत हमारे नेपियर ग्रास में है, क्योंकि नेपियर ग्रास टेक्निकली 14 से 18% उसमें प्रोटीन होता है, और जितना ज्यादा प्रोटीन रहेगा उतना अच्छा दूध मिलेगा। हमारे जानवरों का पेट भी भरता है, उनको खुराक की जरूरत नहीं होती है। तो ये कैटल फीड का निर्माण
क्या किसान अपने खेती में उगा कर अपने जानवरों के लिए नहीं कर सकते? तो इनके लिए ये सारी व्यवस्था तैयार करना, ये है बायोमास का उपयोग, जिसको हम कई तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी उसके उपयोग होंगे, लेकिन आज हमारे एमवीपी में ये 3 उपयोग को हमने प्राधान्यता दी है, जिसके माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं, ये हम सबको पता है, आने वाले समय में बड़े शहरों में मॉल्स में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिकते हैं। वो हम क्यों ऐसा हो, क्या शुद्ध अन्न की जरूरत क्या बड़े लोगों में या बड़े शहरों को है? हमको नहीं है। सामान्य व्यक्ति को शुद्ध अन्न देने की जिम्मेदारी ये हमारी है, और हर व्यक्ति को शुद्ध अन्न मिलना चाहिए, उसके लिए हम ये गांव में प्रयास करेंगे। इनकम पोटेंशियल, हर तरीके से जो भी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, तो उसमें उसकी इनकम अपने आप बढ़ने वाली है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, रबर का प्रोडक्शन करना हो, या फिर हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करना हो। हल्दी को हम सबसे अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन कहते हैं, लेकिन हल्दी के अलावा उसका कुछ हम बना ही नहीं पाते हैं। उसके जो भी पोषक तत्व है, जो भी उसके मेडिसिनल वैल्यूज है, उसको ये करके, उसको डेवलप करके ये सब तैयार करना। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड हैं, वो हम देखते हैं। इस तरह से हर्बल कॉस्मेटिक्स है, ये तैयार करना। तो ये इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री हम इसलिए बता रहे हैं कि ये काम गांव वालों का है, वो काम मेरा है। मैं गांव का व्यक्ति हूं, मैं उसको बनाऊंगा। जरूरत है इसको सपोर्ट की, तो वो सपोर्ट हमको आज एमसीएल के प्लेटफॉर्म से मिलेगा। ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स है, जूट प्रोडक्ट्स है, बाम्बू प्रोडक्ट्स है, इतने सारे डिजाइन है। समस्या वही है कि कितना बनाना, कब बनाना और कहाँ सेल करना। तो ये सारे चीजों का जब हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमारा इनकम पोटेंशियल वो बढ़ेगा। और मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हमारे गांव के हर परिवार की इनकम को बढ़ाना, उसकी आय को बढ़ाना। और ये एनिमल हस्बेंड्री है, गोट फार्मिंग है, सीपिंग है, बी कीपिंग है। भारत सरकार ने अलग से एक मंत्रालय शुरू किया, डिवीजन शुरू किया है, नेशनल हनी बी मिशन, जिसके माध्यम से ये हनी बी का प्रोडक्शन करना, ये सारी चीजें हमने उसकी शुरुआत कर ली है, क्योंकि ये हमारे गांव में होगा। और जितना भी हनी बनेगा, आज भी इसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि मार्केट में मिलता नहीं है। हम सिल्क फार्मिंग है, सेरिकल्चर के माध्यम से अभी भी कुछ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पोल्ट्री है। एनिमल हस्बेंड्री में हमने देखा है, हमारे फिशरीज है, जिसके माध्यम से हम अच्छी फिश का प्रोडक्शन करें, वो भी अच्छी रहेगी तो ये होगी। पहले फिश भारत से बहुत जाती थी, आजकल कम जा रही है, क्योंकि प्रदूषण के वजह से, लोगों ने कॉन्टेमिनेटेड होने की वजह से लोगों ने लेना बंद कर दिया है। तो ये सारे हैं सप्लाई ऑफ। इसके बाद जो है वो है सप्लाई ऑफ क्लीन फ्यूल टू विलेज। हर गांव में स्वच्छ ईंधन की जरूरत है। सिलेंडर देने से नहीं, लेकिन सिलेंडर में गैस भी चाहिए ना। आज हमारे पास कहाँ सोर्स है? हमारा डीजल रहे, पेट्रोल रहे, हमारी कुकिंग गैस रहे, ये सारा तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। तो क्या हम ये इंपोर्ट ही करते रहेंगे? ये भी तो हमको सोचना होगा। और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लगने वाला फ्यूल, जैसे मैंने बताया, ये भी लगता है। और ये सब बनाने के लिए, बिजनेस मॉडल में इनको लगाने के लिए जो किट बनेगी, जो कन्वर्ट करेगी, वो एक अपना बिजनेस का मॉडल है। वो कौन करेगा? ये हमको ही करना है। ये सारी चीजें हमको करना है। फूड और फूड प्रोडक्ट्स भी हमको देने हैं। उसके साथ साथ अभी ये हमने रिपीट किया कि अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमको हमारे दैनंदिन जीवन में जिसकी रिक्वायरमेंट है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की हमको रिक्वायरमेंट है। बाम्बू के डिजाइन होती है, उसका इंटीरियर डेकोरेशन होता है, उनका फर्नीचर होता है। ये सारी चीजें हमको कैसे करना है, और वो है हमारे गांव को असेस करना। हमारे गांव के रिसोर्सेज जो है, उसको हम देखें कि क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास है और कैसे हम उसका सही इस्तेमाल कर सके। और ये विलेज प्रोजेक्ट में, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के जो निमित्त लोग हैं, उनका काम है कि हमारे गांव के पोटेंशियल को हम ड्रॉ करें, उसका प्लान करें और हम आगे बढ़े। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें हमको देखना है कि उसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसमें इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। गांव में ये रिसोर्सेज तो है, लेकिन उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट सोचने करने का काम और उसकी जिम्मेदारी एमसीएल के साथ हम करेंगे, और उसमें भागीदारी विलेज प्रोजेक्ट की होगी। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि बिजनेस पोटेंशियल क्या है।
मेन चीज ऐसा है कि क्या अभी भी यही हम चीजें देखेंगे? हमारे गांव में जरूरत क्या है, कौन सी चीजों की मुख्य जरूरत है, ऐसे चीजों को पॉइंट आउट करना, और हमारे जो आया हुआ पैसा है या हमारी जो इनकम है उसमें से उसकी पूर्ति करना, ये हमारा काम है। हमारे गांव के लिए आने वाले समय में 10 साल का विजन रिपोर्ट तैयार होना चाहिए कि हम हमारे गांव को 10 साल में कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा हमारा आदर्श गांव होना चाहिए, और उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। एक मकान बनता है तो मकान बनने से पहले उसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो वैसे हम गांव का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। ये एमवीपी के काम है, ये विलेज प्रोजेक्ट के जो प्रमोटर है उनके काम है कि हम गांव के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करें, और उसमें हमारे गांव के लोगों की सहभागिता होना चाहिए, उनका स्टेक होल्डर्स हमारे गांव के लोग होना चाहिए, तब हम हमारे गांव को सुजलाम सुफलाम बना सकेंगे। हम इम्पोर्टेंट है कि ये सब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया, ये सब करने के लिए एकमात्र काम है कि हम गांव के लोगों को हफ्ते में एक दिन मिले, जिसमें जिसको हम एमसीएल के प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम सैटरडे सेशन कहते हैं, चाहे आप सैटरडे को मिलिए या संडे को मिलिए, एक समय पर एक जगह पर हर हफ्ते में एक दिन मिलकर उनके साथ हम चर्चा करें, नए नए विषय का ज्ञान हम उनको दें, और वो देने के लिए हमको सीखना होगा। और तब हम जब ये सीखेंगे, हम उसको जानेंगे, तब ये प्लान हम उनके साथ बैठकर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे गांव में हमको हफ्ते में एक दिन ऐसा सेशन ले जो किसानों को उसमें स्टेक होल्डर भी बनाएंगे, उनको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको हमने शेयर होल्डर्स बना दिया मतलब उनका काम हो गया। ही मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर ईच एंड एवरीथिंग नहीं भी है तो कुछ तो चीज तो हम उनको शेयर करें, ताकि वो मेन व्यक्ति है जो हमारा रिसोर्स पर्सन है। तो हमारा सक्सेस डिपेंड्स करता है हमारा सैटरडे सेशन कैसा है, करते हैं या नहीं। जितने भी मॉडल्स अभी हमने डिस्कस किए, चाहे वो सेवा के हो या चाहे उद्योग के हो, ये करने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य, उसका जो बेस जो है वो है सैटरडे सेशन। वो हम किस तरीके से पूरा करते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको गांव में करना है। चाहे वो वाटर इनसफिशियंट हो गांव में तो सैटरडे सेशन में उसको सोच सकते हैं। जीरो वेस्ट करना है, सैनिटेशन है, ट्रैफिक के नियम अलग अलग, ट्रैफिक के व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो, एजुकेशन होना चाहिए, प्लांटेशन ड्राइव, वृक्षारोपण होना चाहिए। तो इस तरीके से ड्राइव हमको सैटरडे सेशन के माध्यम से लेना है। अब प्रोस्पेक्ट्स फॉर एमवीपी एज ए एंटरप्रेन्योर क्या है? हर एमवीपी अपने आप में स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब है कि एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर नए चीज का निर्माण करना, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। और ऐसे भारत के स्टार्टअप काफी अभी फेमस हो रहे हैं, लेकिन ये स्टार्टअप हम चाहते हैं गांव से तैयार हो और हमारा एवरी विलेज प्रोजेक्ट ये स्टार्टअप बने। एवरी विलेज प्रोजेक्ट प्रमोटर ये स्टार्टअप बने, और ये करने के लिए हमको ये सारी प्रैक्टिस करना है। और वो करते करते ये विलेज प्रोजेक्ट आगे चलकर बहुत सारे जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में विलेज प्रोजेक्ट एक उद्योग बनेगा, और उसके माध्यम से वो उद्योग का वो वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट को चलाने वाला हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट को ऑपरेट करने वाले हो सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि गांव का व्यक्ति भी किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी उद्योग का, किसी इंडस्ट्री का वो हेड हो सकता है, स्टेट हेड हो सकता है, जोनल हेड हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि हम उस इंडस्ट्री को किस नजरिए से देख रहे हैं, हम उसको कैसे आगे लेके जा रहे हैं, और हम कितने लोगों को आगे लेके जा रहे हैं। तो हम इस तरीके से हम उस कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। ये सारा है हमारा विजन, और वो है हमारा सपना, जिसको पूरा करने के लिए हमको आगे आना है और हमको सोचना है, इसके ऊपर काम करना है। अब हम बताएंगे कि ये एमवीपी के बेनिफिट्स क्या है, उनको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये अलग अलग जो हमने प्रोजेक्ट्स बताए हैं या जो काम बताए हैं, ये काम एक साथ जब हम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी फिर से वर्ल्ड में टॉप पर जाएगी, हम शीर्ष स्थान पर रहेंगे, और ऐसी इकोनॉमी बनाने के लिए हमको काम करना है। अब
हम देखें कि ये सब करने के लिए हमारे मन में कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि वो क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिस्क इन बुकिंग एमवीपी? अगर हम मेरे गांव का उद्योजक मेरे को बनना है तो मेरी रिस्क क्या है? मेरी रिस्क 0 है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे गांव में ही हूं, मैं न शहर छोड़ रहा हूं न मैं गांव छोड़ रहा हूं, मैं उसमें कोई इन्वेस्टमेंट मतलब मैं कोई खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे गांव के लोगों के साथ ही डील कर रहा हूं। तो मुझे पता है मेरा गांव कैसा है, मेरे लोग कैसे हैं, मेरे को उनके साथ आज कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग नहीं है। हम किसी भी गांव के लोगों का कोई ना पैसा लेते हैं, ना किसी से कुछ मांगते हैं, ना कुछ हम उनको सेल करते हैं। हम अगर देते हैं तो उनको सिर्फ ज्ञान ही देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको कुछ योजनाएं बताते हैं। तो मेरी रिस्क उस मामले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गांव में एमवीपी मेंबर सिर्फ देने वाला है, वो लेने वाला है ही नहीं। और देने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर ही होता है, उसकी कोई रिस्क नहीं है। फिर हम सिक्योरिटी के बेनिफिट्स जो हम एज ए ज्वाइंट वेंचर फी हम एमवीपी मेंबर्स को जब बताते हैं तो क्यों होना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, रियली जरूरत है क्या? आप सोचिए कि किसी काम में मैंने थोड़ा भी अगर पैसा लगाया है और एक काम में मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो मेरी प्रायोरिटी कहां होगी? जहां मैंने इन्वेस्टमेंट की है वहां मेरी प्रायोरिटी होती है। तो इन्वेस्टमेंट किस माध्यम से है? तो सबसे पहले अभी तक मैंने इसमें सारी चीजें जो बताई, वो इन्वेस्टमेंट हमारी बौद्धिक पातळी पर है, हमारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, हमारा क्या कहेंगे कि उसमें नहीं, लेकिन दूसरी इन्वेस्टमेंट हम कहेंगे कि खर्चा नहीं, लेकिन किसी इंडस्ट्री में हम कुछ थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके तरफ हमारा झुकाव भी बढ़ता है, उसको हम अच्छे तरीके से काम करते से हम उसको ध्यान से करते हैं और उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते। तो वैसे ही एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट लेने के लिए हमको शुरू के जो मैंने बताया कि गांव के लोगों से मिलना, उनको जोड़ना, उसके साथ साथ उनको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। एज ए ज्वाइनिंग फी वो ली जाती है शेयर्स के माध्यम से। ये ज्वाइनिंग फी एज ए डिपॉजिट भी ली जा सकती है, क्योंकि अगर बिजनेस खड़ा करना है तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा। और इसके बाद हमने देखा है कि ये सब करते करते सारी आगे की इन्वेस्टमेंट, आगे का सपोर्ट, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग, ये एमसीएल कर रहा है। तो हमको एक छोटी सी ज्वाइनिंग फी जो है वो कंपनी ने सोचा है कि वो इनका एज ए एडवांस न रहे, इनको हम शेयर्स के रूप में दें। व्हाई इन शेयर्स के रूप में? क्योंकि एमवीपी इज द पार्ट ऑफ एमसीएल। एमसीएल जितना ग्रो होगा, जितना बड़ा होगा, जितना बिजनेस बढ़ेगा, उसमें एमवीपी का भी ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि उस एमवीपी ने एमसीएल के शेयर्स लिए हुए हैं। तो जैसा हमारा एग्रीमेंट एमवीपी का एमसीएल के साथ में है, वैसे ही एमसीएल के शेयर्स एमवीपी को दी जाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं कहूंगा कि ये शेयर्स की वैल्यू क्या है, कैसा होगा, ये आज कितनी है, कल कितनी होगी, ये आप अध्ययन करना, अभी समय कम है, ये मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो इंडस्ट्री शुरू में है, जो अपकमिंग इंडस्ट्री है, जो मोस्ट फेवर्ड है, जिसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लाइन लगती है, उसके शेयर्स आप समझ सकते हो कि जिस दिन वो मार्केट में आएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। निश्चित ही ये हमारे लिए एक ऐसा मौका है कि हमको एमसीएल के साथ जुड़ने का, उन एमसीएल का पार्टनर बनने का, और एमसीएल की जो इनकम है उसमें मेरी भागीदारी शेयर्स के रूप में लेने का एक सुनहरा मौका है। इसीलिए ये सुनहरी इन्वेस्टमेंट है शेयर्स के माध्यम से। लेकिन क्या ये हमेशा मिलेगा? नहीं, इसमें बदलाव हो सकता है। जो चीजें होती है, जो ऑफर होती है, जो कोई चीज होती है, तो उनकी एक अपनी सीमा होती है। शेयर्स भी हमारे सीमित है तो उतने हम देंगे, और शेयर्स भी कीमत भी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब आज जिस कंपनी ने आपको जिस 30 रुपए में एक शेयर देने का सोचा है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये एक शेयर की कीमत आपको 50 रुपए देना पड़े, 100 रुपए देना पड़े, या 500 देना पड़े, और ये देखा गया है। तो इसीलिए आज वो समय है कि आने वाले समय में ये पॉलिसी में चेंज हो सकता है कि हमारे या तो शेयर्स देना भी बंद हो सकता है। क्यों चाहिए?
भाई कंपनी को नहीं देना है, हमको क्या करना है, हमको एक बिजनेस मॉडल खड़ा करना है जिसके माध्यम से आपको डिपॉजिट रखना है, बाकी का काम हम करेंगे। कंपल्सरीली हमारे को हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट हमने बताया है उसको फॉलो करना है, जिसमें हमको गांव के लोगों को जोड़ना है। तो ये करते समय आने वाले समय में एमसीएल के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन में पॉलिसी में चेंज हो सकता है। आज हमको जो मिल रहा है शायद वो ऑफर बाद में न मिले, लेकिन एमवीपी ये सब करने के बाद में इनकम उनकी कब से चालू होगी, इनकम आज से चालू होगी, क्योंकि एमसीएल के शेयर्स जिस दिन से आपने लिए हैं उस दिन से वो आपको क्यों मिल रहे हैं। आप अगर बाहर से जाएंगे और पूछिए कि मेरे को 5 लाख के शेयर्स चाहिए, नो वे, चांस नहीं है। किसी को ना 5 लाख के, ना 10 लाख के, ना 1000 रुपए के शेयर्स आपको मिलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं जो एमसीएल परिवार के हैं, और एमसीएल परिवार का मुख्य घटक एमवीपी है, इसीलिए एमवीपी के वो शेयर्स दिए जा रहे हैं। आप बाहर से ट्राई कर लीजिए, पूछ लीजिए, कहीं भी किसी भी तरीके से आपको ये शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो जो एमसीएल आज काम कर रहा है उसकी इनकम, आज शेयर्स लिए तो हमारे आज से इनकम शुरू हो गई। लेकिन दूसरी हम अगर बात करेंगे तो जब ये हमारा ट्रांजैक्शन शुरू होगा, जब बायोमास आएगा हमारे पास, तब भी आपको पर टन उसमें इनकम होगी। जितना भी बायोमास आपके विलेज प्रोजेक्ट में किसान लगाएंगे उनका पर टन जो है वो जो इनकम है, जो आपको क्रेडिट मिलेगी, वो एमवीपी की इनकम होगी। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में जो चीजें तैयार होने वाली है, वो तैयार जो चीजें है उसके कंज्यूमर हम खुद है। क्या हमको सीएनजी के माध्यम से हमारे गाड़ियों में ईंधन नहीं लगेगा? वो भी लगेगा। क्या हमको खेती करना है तो खाद नहीं लगेगा? तो जो उत्तम प्रकार का जो जैविक खाद है वो किसानों को जब जाएगा, वो आपके माध्यम से जाएगा, तब उसमें भी आपको इनकम होगी। तो जिसमें एमवीपी को कोऑर्डिनेट करना है हमारे गांव के लोग, हमारे गांव की व्यवस्था और एमसीएल का विजन और उसके जो प्लानिंग है, इसके साथ जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो हर एक्टिविटीज में विलेज प्रोजेक्ट की इनकम है। फिर इस तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब करते समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गांव को जोड़ के रखना। किसानों हो या वहां के मजदूर हो, उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको तैयार करें। इसीलिए हमारा एमवीपी मेंबर एक तरीके से एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी बनेगा, जिसमें किसानों को या गांव के लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, टेक्नोलॉजी बताई जाएगी, और ये बीच का काम करेंगे कि जिनके माध्यम से चाहे वो रॉ मटेरियल हो वो एमसीएल प्रोजेक्ट तक जाएगा, और उस प्रोजेक्ट के जो फिनिश प्रोडक्ट है जो किसानों को चाहिए वो कम से कम दाम में, सस्ते से सस्ते दाम में किसान को दी जाएंगे। तो हमारी गांव की जरूरत गांव में ही पूरी हो रही है। ये चाहे वो गैस का हो, चाहे वो जैविक खाद का हो, ये आपके तहसील में ही बन रहे हैं, तहसील के बाहर नहीं बन रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपका रॉ मटेरियल आपके गांव में, तहसील मतलब मैं समझता हूँ बड़ा गांव और कहीं नहीं, हम हर तहसील, एक पूरे तहसील में देखेंगे तो हम एक दूसरे के परिचित होते ही है। तो मेरे ही लोग बना रहे हैं, फैक्ट्री भी वही है, वही बन रहा है, और वहां से ही मुझे मिल रहा है। तो ये है हमारे गांव के प्रॉस्पेरिटी का रास्ता। लेकिन हमारी ड्यूटीज है कि हम जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है उसको हम फॉलो करेंगे। हमारे जो नियम है उसके हिसाब से हमको किसान को जोड़ना है, उसके लिए काम करना है, हमारे गांव का रोड मैप बनाना है, रिसोर्सेज बनाना है, उसके लिए काम करना है। उसके अगेंस्ट में मैं कहता हूं कि जो ज्वाइंट फी का जो अमाउंट है, जो शेयर्स के रूप में दिया जाता है, दैट इज जस्ट नेग्लिजिबल। आज के डेट में, आज एक व्यक्ति को अगर कोई बोले कि आपको कहीं स्कूल में नौकरी लगा देते, चपरासी की नौकरी से लेके प्यून से लेके क्लर्क से लेके टीचर तक, आप सोच लीजिए, मैं वो बताऊंगा नहीं कि लोग क्या क्या करते हैं। एंड दिस इज नॉट अ वन टाइम। हम यहाँ पर एमवीपी को उद्योजक बना रहे हैं। हमको वहां हर समय कमाना तो नहीं है, हमको कमा के देने वाला बनना है। तो ऐसा ये कार्य एमवीपी के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो ये हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके माध्यम से हम हमारे गांव को सुजलाम सुफलाम बना सकेंगे। आज मेरे को बताते हुए खुशी है कि ये ऐसा मौका मुझे मिला है,
और ये मौका आपको भी मिला है। एक बात मैं जाते जाते बताना चाहूंगा कि हम हर दिन खोल के देखो तो कई बार हर दिन में कोई ना कोई किसी महान व्यक्ति की पुण्यतिथि होती है या जयंती होती है, और उसके लिए हम वो बैनर बनाते या वो मनाते हैं। क्या इस धरती पर हम इसीलिए आए हैं कि हम उन लोगों की सिर्फ पुण्यतिथि और जयंती मनाएं? मैं ये नहीं कहता नहीं मनाना चाहिए, वो आदर्श है, वो हमारे प्रेरणा स्थान है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखना चाहिए। लेकिन सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि बना के काम नहीं चलेगा, हमारा जन्म उसके लिए नहीं हुआ है। जिस धरती माता ने हमको इस धरा पर लाया है, इस लायक बनाया है कि जिसके प्रकृति के पांचों तत्वों ने हमको जो दिया है, जिसके वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, जो एंजॉय कर रहे, जो देख पा रहे, जो सुन पा रहे, क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या पर्यावरण को संतुलित रखना, उसको प्रदूषण से बचाना, हमारे भूमि को बचाना, उसको प्रदूषित होने से बचाना, पानी को प्रदूषित होने से बचाना, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और जब तक ये बात को हम ये नहीं समझेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तब तक मैं समझता हूं कि हम हमारे भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकेंगे। आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो समय आ गया है, एक ऐसी कंपनी, जिस कंपनी ने किसान के बारे में सोचा है, जिस कंपनी ने वहां के गांव के लोगों के बारे में सोचा है, और सिर्फ सोचा नहीं है, एफपीओ के माध्यम से उन हर एक व्यक्ति को मात्र 10 रुपए का एक शेयर देके स्टेक होल्डर बनाया है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मिशन मैं समझता हूं आज तक दुनिया में किसी भी कंपनी ने नहीं किया है। इसीलिए ये कंपनी नहीं है, ये रिवॉल्यूशन है, ये जन आंदोलन है। और उसके लिए मैं पर्टिकुलरली एमसीएल मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये मौका दिया है हर व्यक्ति को कि वो अपने गांव को आगे बढ़ाए, गांव के बारे में सोचे, और हम हमारे भारत देश को फिर से, सिर्फ भारत देश को नहीं लेकिन भारत के हर गांव को सुजलाम सुफलाम बना सके और हम विश्व गुरु बन सके। तो इसके लिए मैं फिर से कहूंगा कि वो गोवर्धन पर्वत श्याम उठा सकते थे, कृष्ण जी उठा सकते थे अकेले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर सामान्य व्यक्ति की एक अंगुली का सहारा लिया है। तो आज भी इस पर्वत को उठाने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का पहाड़ है। इस पहाड़ को उठाने के लिए आज फिर से इस धरा पर एक श्याम आए हैं जो डॉक्टर श्याम सर है, और उन्होंने हमारी एक उंगली नहीं मांगी है, एक उंगली का सपोर्ट मांगा है। और ये उंगली हम सारे एमवीपी मेंबर्स हैं, और क्या वो एक उंगली का सपोर्ट हम उस श्याम के लिए नहीं दे सकते? मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसका चिंतन कीजिए। चिंतन करेंगे, चिंतन से सफलता निकलेगी, कुछ उसका सॉल्यूशन निकलेगा, और हमारी ये उंगली जो है हमारे भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने में काम आएगी। तो ऐसे एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन आप बनेंगे और हमारे भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। इसी आशाओं के साथ मैं आपकी इजाजत लेता हूं। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच महेंद्र ठाकुर साहब। एंड दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों को चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की गई है जिसके ऊपर जाकर आपको अपना फीडबैक जो है जरूर देना है।